लिखिए, अपवर्तन के नियम में पहला प्रथम नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। 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 हो गया? तीनों एक ही तल में होते हैं। फिगर बना लो। जैसे मान के चलो कि ये आपका, ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब, और इधर मान के चलिए कि विरल माध्यम है, और इधर आपका कौन सा माध्यम है, सघन। बना लो इसको। और इसमें प्रकाश की किरण जो है ऐसे आई, तो बोलो ये कौन सा किरण हो गया, आपतित किरण हो गया। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। तो आई हमारा कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण हो गया। अच्छा, अब इसका वास्तविक पथ देखो तो ये था, ये वास्तविक पथ था, ये वास्तविक पथ था। पर ये वास्तविक पथ से क्या हो गया, विचलित हो जाएगा। सघन में है तो कहाँ मुड़ जाएगा, सघन अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये कौन सा किरण हुआ, अपवर्तित किरण हो गया ये। और अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है आर, इसे कौन सा कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। और ये बिंदु ओ जो है, ये वाला बिंदु, इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। चलिए बना लीजिए। दूसरा नियम में देखिए, आप दो लिख के ही मत लिख दीजिएगा नियम। दूसरा में आपको ऐसे लिखना है, स्नेल का नियम। दूसरे नियम को क्या कहते हैं, यही आपको बहुत अच्छे से समझना है। पहले समझ लीजिए और फिर लिख लीजिएगा। स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने क्या खोजा, प्रकाश का जब अपवर्तन होता है, देखिए प्रकाश का जब अपवर्तन होता है तो दो माध्यम होना चाहिए। मान के चलो ऊपर कोई माध्यम है जैसे कि सघन, तो ये अभिलंब हो गया, और नीचे है विरल। सघन में मान के चलो पानी हो सकता है, तो इधर हवा होगा, कोई भी दो माध्यम होगा। प्रकाश की किरण इधर से चली, है ना, प्रकाश की किरण जब इधर से चली तो कौन सा कोण बनाई, आई। विरल मतलब अभिलंब से दूर भागेगी, मतलब ऐसे भागेगी वास्तविक पथ से। अगर इसी को अगर आप विरल मान लें, हाँ यह विरल रहे तब कैसा रहेगा, सीधे आ जाए, कोई अपवर्तन नहीं होगा, है ना, विरल सघन, तब हेने मुड़ जाएगा। तो ठीक बा, अच्छा बा। तो ये आई हो गया, ये आर हो गया। तो देखिए बाबू लोग, कल मैंने क्लास में बताया था कि जितना भी तुम कल पढ़े उसमें सिर्फ एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है, वो क्या कि अपवर्तनांक किसका निकाला जाता है, बताओ। अपवर्तनांक उसी का निकलता है जो माध्यम प्रकाश की चाल को बदल देता है। तो बताओ दोस्तों, इसमें कौन चाल बदल रहा है, सघन माध्यम, राइट। तो अपवर्तनांक तो इसी का निकलेगा। और इसका अपवर्तनांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि इसमें प्रकाश की चाल v1 है और इसमें प्रकाश की चाल क्या v2, तो बोलो अपवर्तनांक क्या होगा, v1 बाई v2, यही ना अपवर्तनांक है। अब ध्यान से सुनिए, ये v1 बाई v2 जो मान आ रहा है, इंटरेस्टिंग चीज क्या खोजे स्नेल जी, स्नेल जी खोजे कि अरे
यह जो कोण बन रहा है उसमें अगर साइन लगा दें और यहाँ जो कोण लग रहा है उसमें साइन लगा दें तो ये अपवर्तनांक के बराबर हो जा रहा है। मतलब V1/V2 का मान किसके बराबर आ जा रहा है? साइन आई बटा में साइन आर। कितना इंटरेस्टिंग चीज खोज कर दी। अपवर्तनांक का तो डेफिनेशन हम लोग समझते ही हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस एंगल से इसका रिलेशन जोड़ दिया कि अपवर्तनांक निकालना हो कोई जरूरी नहीं है चाल का। चाल के क्या जरूरत, चाल का प्रयोग करते हो ना अपवर्तनांक निकालने के लिए। अब चाल का नहीं प्रयोग होगा, अब किसका प्रयोग होगा? कोण का। मतलब हम साइन में आई लगा दें और साइन में आर लगा दें तो साइन को हिंदी में कहा जाता है जया। बात समझ में आया? और आई को कहा जाता है आपतन कोण। आई को क्या कहते हैं? तब बोलेंगे आपतन कोण की जया। अच्छा, आर को क्या कहते हैं? आर को देखो नलायकों, अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। और अपवर्तन कोण और ये साइन का हिंदी क्या होता है? जया। तो अपवर्तन कोण की जया के अनुपात से क्या ज्ञात होता है? एक नियतांक नु 10वां क्लास वाला नु एथी मत करिए, वो न खई चलत। यहाँ सीधा सीधा बात हो रहा है, एकदम मेन किताबी पढ़ाई नहीं है। यहाँ बात को समझना है कि इन निकाल इससे क्या नहीं, एक नियतांक। अब उसके बारे में लिखो, नियतांक क्या होता है? साइन आई में आई का मतलब हो गया आपतन कोण, साइन मतलब जया, आपतन कोण की जया, आर मतलब अपवर्तन कोण, साइन मतलब जया, अपवर्तन कोण की जया। अब बाटा मतलब अनुपात। इनका अनुपात किसके बराबर होता है? बोलो किसके बराबर होता है? अपवर्तनांक के बराबर होता है। और कौन से अपवर्तनांक? पहले माध्यम का कि दूसरे माध्यम का? तो हम बोलेंगे कि जिस माध्यम में प्रकाश की किरण क्या होती है, प्रवेश, या दूसरे माध्यम का हम बोल सकते हैं। सीधे सीधे दूसरा माध्यम बोलो ना। दूसरा माध्यम का मतलब बुझा जाएगा कि जिसमें जा रहा है प्रकाश उसी का। समझ में आया? तो हम क्या बोलेंगे? आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। बोलो समझ में आ गया? अब एगो रटा हुआ है सब, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। अब नियतांक क्या है बताते रहो। सीधा सीधा नियतांक मतलब क्या? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि न्यूमेरिकल बनाने में खूब मजा आएगा। अभी सवाल बनाएंगे ना तब बुझाएगा। चलो लिखो, अब लिखो, लिखो नलायकों। नियम बोले, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है। 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 देखो बाबू लोग, यहाँ से हम मान लिखने वाले हैं। इसका चाल क्या मान ले रहे हैं? V1। और इसका चाल क्या मान ले रहे हैं? V2। तो बोलो साइन आई बराबर, अतः साइन आई बटा साइन आर, बोलो किसके बराबर होगा? V1/V2। अब याद करो V1/V2 किसके बराबर था? μ2/μ1। समझ में आया? और इसका सिंबल याद करो, क्या सिंबल बताए थे? एन। ऐसे लिखे थे, यहाँ 2 और यहाँ 1। बोलो यही ना लिखे थे? दो मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? एक के सापेक्ष। बोलो क्लियर हुआ? लेकिन एक लाइन और बढ़ाना चाहेंगे। बोलो चाल बदलेगा तो तरंग दैर्घ्य बदलता है। सीधा संबंध कि उल्टा संबंध? सीधा। तो यहाँ पे देखो चाल दिया हुआ है। चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मान के चलो दूरी में आपने λ1 ले लिया और समय ले लिया t। आप नीचे भी दूरी इसका तरंग दैर्घ्य ले लिए λ2 और
समय ले लिए टी, टी टी कट जाएगा, तो बोलो क्या आएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो बोलो म्यू 2 और लैम्डा 1 में सीधा संबंध कि उल्टा संबंध? अरे सीधा नहीं, उल्टा है। देखो यहाँ म्यू 1 है, लैम्डा 1। और इसी को हम लोग दिखाएंगे, किस सिंबल से दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे हम किस चीज से? म्यू, यहाँ 1 और यहाँ पे 2। बोलो क्लियर हुआ? अब तुम लोग ध्यान से समझो, इसको पहले लिख लो और तब आपको हम इसको न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल नहीं, अभी एक और कॉन्सेप्ट बताना है, उसके बाद न्यूमेरिकल। हाँ फिगर बना लीजिए। फिगर वो उतारे लबा, फिगर वो अच्छा खासा इंग्लिश को भी बेइज्जत कर देता है, फिगर वो। अब फैंसा लेखा मुंह का बनाता है उतार, फालतू आदमी। हेडिंग, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध स्थापित करें। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध स्थापित करें। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध स्थापित करें। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध स्थापित करें। आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में संबंध स्थापित करें। हो गया? देखो बच्चों, ध्यान हमारे तरफ। अब यहाँ से एकदम सेंसिटिव बात तुम ध्यान सुनेंगे, इतना बात तो बुझा गया। तुमको आभासी गहराई का जब बात करेगा तो आभासी मतलब होता है काल्पनिक, जो सचमुच नहीं होता है। जैसे तुम कोई भी पानी से भरा हुआ बर्तन देखो, टंकी देखो, कोई भी देखो, तो क्या होता है, उसका तल्ली को देखोगे तो तल्ली उठा हुआ लगता है। तो जो तुम्हें उठा हुआ लग रहा है, क्या वो ओरिजिनल हाइट है? वो डुप्लीकेट हाइट है। समझ में आया? आभासी है, जिसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं। तो आभासी गहराई अलग होता है, जो दिख रहा है वो रियल नहीं है। समझ में आया? अब हाथ लगा करके पूरा हाथ डुबाओगे तो डूब जाएगा पूरा। समझ में आया? तो वो वास्तविक गहराई है। और न्यूमेरिकल, सवाल देने वाला तुमको सवाल यही में फंसाएगा तुमको। ऐसा तरीका से सवाल पूछेगा कि आप कहेंगे जा ये तो जिंदगी में कबो न बनेगा, एक जन्म में तो बनबे न करी। ऐसा ऐसा सवाल रहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझिए, बिल्कुल बन जाएगा। आपको वास्तविक और आभासी गहराई में रिलेशन जानना है तो मैथमेटिक्स का कुछ प्रयोग करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। अगर हम देखें तो कोई भी चीज़ में कोई बर्तन रहता है और बर्तन में कोई द्रव भरा हुआ रहता है, कोई भी द्रव, वो अब केरोसिन तेल हो या फिर पानी हो, कोई भी, उसको हम तरल मान लेते हैं कि कोई तरल है। जैसे हम एक बर्तन बनाते हैं, यहाँ बना लेते हैं। देखो ये बर्तन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। देखो बाबू, अब इसमें हम मान लेते हैं कि कोई तरल जो है इसमें क्या है, भरा हुआ है यहाँ तक पूरा, इसमें कोई तरल है। तो बोलो नीचे और ऊपर माध्यम अलग अलग हो गए। बोलो ऊपर कौन सा माध्यम हो? विरल हो गया। और नीचे, और इसमें इसमें कौन सा माध्यम हो गया? सघन। इधर लिख दे रहे हैं, ये आपका हो गया सघन। तो ऊपर विरल है, नीचे सघन है। आदमी देख रहा है तल्ली को, तल्ली को देख रहा है। तो प्रकाश तल्ली से आंख में कि आंख से तल्ली में? आंख से तल्ली में। तल्ली से आंख में, मैंने आंख से तल्ली भी बोला था, मैंने आंख में से लाइट निकलेगा, जैसे टॉर्च फिट है इसमें से, और तल्ली में जाएगा तब लौकेगा, ये ना बोल। अरे भाई तल्ली में से प्रकाश जाएगा। अब मान लीजिए कि हे जगह से प्रकाश गया, इस जगह से, तो जब यहाँ से प्रकाश अगर जाता भी है तो बोलो यहाँ हम अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब जब खींच दिए तो बोलो क्या होगा? ये दूर भागेगा, ऐसे दूर भाग गया।
अब सोचो ये दूर भाग गया तो ये किसी न किसी की आंख में तो जाएगा ही जाएगा, तो वो आंख के फोटो बना दे रहे हैं। आंख का फिजिक्स में कभी भी प्राय ऐसा फिगर आपको मिलेगा, इस टाइप का बना दिया जाएगा, तो समझ लीजिएगा कि आंख है। मान लीजिए आंख में गए, तो कहने का मतलब है कि हमें तली कहाँ दिखाई देगा, यहाँ दिखाई देगा। हई देखो, हई तली हई उठ के ही यहाँ फिर शिफ्ट हो जाएगा और इतना दिखाई देगा। तो बोलो अगर मैं इसे नीचे की तरफ मिला दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा हाइट है? ये ओरिजिनल है ना, रियल रियल हाइट। रियल हाइट है तो आर एच लिख सकते हैं, आर का नीचे छोटा है, ऐसे समझ में आ जाएगा रियल हाइट। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, हई वाला हाइट कौन सा है? आभासी, आभासी इमेजिनरी हाइट, तो आई एच लिख सकते हैं, इमेजिनरी हाइट। तो ये वाला इमेजिनरी हाइट हो गया, ये वाला रियल हाइट हो गया। अब ध्यान से सुनिए, यह कोण कितना होगा? आई होगा। बोलिए ये वाला कोण, क्योंकि ये किरण गया तो आपतन कोण। और बोलो ये वाला कोण क्या हुआ? अपवर्तन आर। बोलो क्लियर है? शीर्षाभिमुख कोण पढ़े हो ना, तो ए हिसाब से अगर हम बोलें कि भाई पूरा कोण कितना होगा, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से ये आर हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई जो लंबाई है इसको क्या मान सकते हैं? एक्स। तो बोलो ये वाला भी क्या होगा? एक्स होगा, मान सकते हैं। चलो थोड़ा देर के लिए अब ये दिमाग लगाओ, ये एक्स तो यहाँ भी होगा ना, भाई वाला जो एक्स माने हुए हैं, आप इसको न मान करके यहाँ पे आप इसको इस हिसाब से मान सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस हमारा क्या है। भाई थोड़ा बर्तन इस टाइप का होगा, बर्तन को सीधा ऐसे करके बना लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला हाइट, ये चौड़ाई कितना हो गया? एक्स। ये भी चौड़ाई क्या हो जाएगा? एक्स। अब सर इसका नाम दे दे रहे हैं, ओ ए बी सी और डी। बोलिए क्लियर हो रहा है? अब आप दो गो त्रिभुज देख पा रहे होंगे, एक त्रिभुज ए ओ बी नजर आ रहा है, अच्छा एक त्रिभुज सी ओ डी नजर आ रहा है। तो मैं अगर आपसे कहूं त्रिभुज, त्रिभुज छोड़ो ना, डायरेक्ट मान पर आते हैं, हमें ये बताओ कि इसमें tan आई निकालना हो तो बोलो क्या होगा? tan आई, आई के लिए आपको सीओडी में जाना होगा। बोलो क्या लिखेंगे? अच्छा इसमें पहले हम लिख लेते हैं माना, आई वाला सी डी, सी डी और सी डी किसके बराबर है? ए बी के बराबर। ये दोनों क्या है? एक्स। अच्छा वास्तविक, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई जो है वो क्या है? आर एच। और काल्पनिक, काल्पनिक को और क्या बोलते हैं? आभासी गहराई, इसको क्या माने हैं? आई एच। ये मान लिए हुए। अब हम आपसे बोले कि tan आई का मान बताओ, तो इस आई के हिसाब से पी का काम कौन करेगा? एक्स। अब बी का काम कौन करेगा? आर एच। बोलो करेगा? देखो ये पूरा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा? आर एच के बराबर। बोलो tan आर, tan आर बराबर, तो आर के हिसाब से है छोटा वाला त्रिभुज, देखो है आर है, तो पी का काम कौन करेगा? एक्स। और एच का काम कौन करेगा? आई एच। बोलो बुझाया? सभी बच्चे ये बताएं कि आई और आर किस प्रकार के कोण होते हैं? बहुत छोटे कोण होते हैं। अगर बहुत छोटे कोण हो तो tan आई को आई लिखा जा सकता है, तो बोलो यहाँ क्या लिख सकते हैं? आई। और यहाँ क्या लिख सकते हैं? आर। बोलो क्लियर हुआ? अगर tan आई बराबर आई लिख सकते हैं तो याद कीजिए मैं sin आई बराबर भी तो आई लिख सकते हैं, लिखते हैं, क्योंकि sin और tan ही ऐसे हैं जिनके मान लगभग में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बोलो क्लियर हो गया? तो हम tan आई बराबर एक्स बटा आर एच बराबर क्या देख पा रहे हैं? आई। अब आपसे हम पूछें कि अगर हम यहाँ पे जो आई देख रहे हैं, क्या sin आई
बराबर आई लिखा जा सकता है? क्यों? क्योंकि आई और आर बहुत ही छोटे कोण होते हैं, और साइन आर और आई का मान कितना निकला है? आई का मान देखो x बटा आर एच, और आर का मान x बटा आई एच। अब स्नेल का नियम देखो, स्नेल का नियम क्या कहता है? साइन आई बटा में साइन आर से दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकलता है। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक के लिए हम जानते हैं कि दूसरा माध्यम तो वही है। कौन सा माध्यम है दूसरा? प्रकाश की किरण किस में जा रही है? विरल में। तो ये दूसरा और पहला माध्यम कौन हो गया? ये नीचे वाला। तो इसमें प्रकाश की चाल को क्या मान लिए? V1, और इसमें प्रकाश की चाल को V2। बोलो क्लियर हो गया? V1 और V2। तो बोलो साइन आई बराबर साइन आई बटा साइन आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं? V1 बाई V2। अब आपसे पूछे कि जहाँ V1 बताओ क्या है? V1 का मतलब हुआ विरल नहीं, सघन। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कौन सा माध्यम? पहला माध्यम, ये भी बोल सकते हो, समझने के लिए लिख दिए हैं। अच्छा, अब V2 का मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, या आप इसे क्या बोल सकते हैं? दूसरा माध्यम। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब साइन आई का मान क्या है? इसको आप लिख सकते हैं चाहे छोड़ो, लिखने का जरूरत है, डायरेक्ट बुझा नहीं जा रहा है। बोलो साइन आई के जगह पर x बटा आर एच बराबर, बराबर नहीं, बटा एक्स बाई आई एच इक्वल टू, बोलो V1 बाई V2 हो जाएगा। बोलो क्या कट जाएगा? x कट जाएगा, तो आई एच ऊपर हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा? इसलिए V1 बाई V2 बराबर आई एच बटा आर एच। बात समझ में आया? अब हम यहाँ से लिख सकते हैं अतः दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है आई एच मतलब आभासी गहराई, और बटा आर एच का मतलब वास्तविक गहराई। सोचो, अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर दूं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक लिख दूं, तो यहाँ क्या होगा? वास्तविक गहराई ऊपर, आभासी गहराई नीचे। जिसमें लाइट जाएगा, जिसमें लाइट जाएगा उसका अपवर्तनांक अगर लिखना हो तो ऊपर होगा आभासी गहराई और नीचे क्या होगा? वास्तविक गहराई। और जिसमें से प्रकाश जा रहा है, जिसमें से प्रकाश जा रहा है, अगर उसका अपवर्तनांक लिखोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, वास्तविक गहराई ऊपर, आभासी गहराई नीचे। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? चलो अब तुम लोग इसको नोट कर लो। इतना ही रहने दे कि कुछ न्यूमेरिकल बता दे, रहने दे। चलो नोट कर, न्यूमेरिकल तब कल होगा।